दोस्तों, स्वागत है आपका गीतांजलि नॉलेज क्लासेज में। भगवान से दुआ प्रार्थना है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम प्राचीन भारत का मगध वंश पढ़ेंगे। मगध आज के दिल्ली जैसा था। मगध का जो राजा होता था वो एक तरह से पूरे देश पर शासन करता था और मगध प्राचीन भारत का सबसे पुराना वंश माना जाता था, साम्राज्य माना जाता था। और मगध का जो संस्थापक था वो बृहदित था और बृहदित के ही पुत्र जो थे वो जरासंध। आपने जरासंध का नाम सुना होगा। इनका नाम महाभारत में भी आया है। वो थे, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ग्रीब्रिज, राजगृह, जो कि आधुनिक समय में इसको राजगृह बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो इनके वंशों में चले तो हर्यक वंश आया, जो कि जहां से मगध साम्राज्य का वर्णन मिलना ठीक ढंग से स्टार्ट होता है, एक क्रम से। बाकी यहाँ से उतना क्रम नहीं है। हर्यक वंश से माना जाता है बढ़िया से इनका क्रम। हर्यक वंश का संस्थापक जो था वो बिंबिसार। याद रखना, बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर है। बिंबिसार ये महत्वपूर्ण है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, जिन्होंने 544 ईस्वी पूर्व, ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ये महात्मा गौतम बुद्ध के समकालीन थे बिंबिसार, यहां से माना जाता है। और इन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपना राजवैद्य, जो इनका खुद का राजवैद्य था, जीवक को भेजा, जो कि उस समय के बहुत बेहतरीन, आधुनिक युग में उनको डॉक्टर कह सकते हैं, लेकिन वो वैद्य थे। उनकी चिकित्सा करने के बाद व्यक्ति स्वस्थ हो जाया करता था, ये माना जाता था। उन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को इनकी सेवा में भेजा। जीवक जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में भी पढ़ा था, ये याद रखिएगा। जीवक तक्षशिला विश्वविद्यालय में जीवक ने शिक्षा प्राप्त की थी। बिंबिसार जो ने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए या अपनी कूटनीति को बढ़ाने के लिए, कौशल नरेश जो थे, प्रसेनजित की बहन, महाकौशला वैशाली के चेटक की पुत्री चेलरना से उन्होंने शादी की। ये पहले के राजा क्या करते थे, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए या अपना प्रभाव जमाने के लिए युद्ध की जगह पे कई जगह शादी विवाह का भी प्रयास करते थे। उससे क्या होता था कि बिना लड़ाई एक तरह से उनको साम्राज्य मिल जाया करता था, या उनको एक सपोर्टर मिल जाया करता था, उनके पक्ष का आदमी। तो इससे क्या होता था कि राजा, उस समय असीमित शादियां होती थी, 2 कर लो, 4 कर लो, ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि नहीं एक ही शादी करनी है। तो ये अलग अलग साम्राज्य में अपना फैलाने के लिए अलग अलग शादियां कर लिया करते थे। एक अच्छे बढ़िया राजा या बड़ा राजा यही काम किया करता था। फिर बिंबिसार के बाद हर्यक वंश, इसी क्रम में इन्होंने मुद्र की राजधानी क्षेमा, जो कि पंजाब में है, इनकी बिंबिसार की हत्या इन्हीं के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। और 493 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठे। अजातशत्रु के बारे में आपने बहुत अच्छे से शायद पढ़ा होगा या इनके बारे में जान रहे होंगे। अजातशत्रु क्या है, भारतीय राजनीति में किसी को गाली देनी होती है या कुछ कहना होता है ऐसा, जिन्होंने अपने पिता को गद्दी पे हटा के, औरंगजेब ने भी यही काम किया था, शाहजहां को गिरफ्तार करके आगरा किले में ऐसे ही कैद कर दिया था। अजातशत्रु ने क्या किया? कैद नहीं किया, हत्या ही कर दी सीधे, और अपने पिता की हत्या करके सीधे गद्दी पे बैठा। उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी हो रहा, तो आपने ध्यान दिया होगा कि अखिलेश यादव को अजातशत्रु की उपमा दी गई थी। क्यों दी गई थी? कि इन्होंने मुलायम सिंह को हटा के समाजवादी पार्टी की गद्दी पे अपना कब्जा कर लिया था, इसलिए इनके विपक्षी पार्टी द्वारा ना अखिलेश यादव के ऊपर ये अटैक किए जा रहे थे। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों छवि अजातशत्रु की है। सकारात्मक इसलिए कि ये बहुत फेमस राजा हुआ, इसने युद्ध के तरीके बदल दिए और पूरे एक तरह से मगध साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार किया। और मगध साम्राज्य की तूती पूरे भारत में अजातशत्रु के समय ही बोलने लगी थी। ये इसका योगदान है। और उसने जो आधुनिक तोप या वो कहते हैं महामूषल यंत्र का आविष्कार किया, जो रथ से ही क्या थे वो चलते थे। रथ से ही इनके हथियार युद्ध वगैरह चलते थे और बेहतरीन ढंग से चलते थे। आधुनिक, एक तरह से आधुनिक तकनीक का इन्होंने प्रयोग किया था अजातशत्रु ने। कब? ये 493 ईस्वी में गद्दी पे बैठे। कैसे बैठे? अपने पिता की हत्या, बिंबिसार की हत्या करके बैठे। उपनाम इनका कुड़िक कहा जाता है।
और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। याद रखना, बिंबिसार जो थे वो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लेकिन जो अजातशत्रु थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। अपने पिता से अलग दिशा इन्होंने पकड़ी। 32 वर्ष तक अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य पे शासन किया। 32 वर्ष का समय बहुत अच्छा ज्यादा होता है। और 32 वर्ष तक इन्होंने अपनी पताका भारत में जगह जगह फैलाई, मगध साम्राज्य का व्यापक स्तर पे विस्तार किया। और इनके बाद जो है अजातशत्रु के बाद 461 में उद्दीन जो है मगध साम्राज्य का शासक बना। इसने पाटलिग्राम की स्थापना की, जो कि आधुनिक समय उस पाटलिपुत्र पटना कहा जाता है। पटना जो पटना शहर बसाया गंगा नदी के किनारे पे, उद्दीन ने बसाया था। ये याद रखिएगा, अधिकतर एग्जाम में ये शायद क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। उसने उस समय इसका नाम पाटलिग्राम रखा था, फिर बाद में पाटलिपुत्र हुआ और इस समय पटना है। उद्दीन ने 461, 2 नाम होता है, एक याद रखिएगा, उद्दीन है, एक उद्दीन होता है वो अलग है। उद्दीन है 461 पाटलिपुत्र की। और इस वंश का, हर एक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। ये उद्दीन का पुत्र था नागदशक। और इसके बाद इनकी हत्या इन्हीं के मंत्री द्वारा कर दी गई। इनके मंत्री शिशुनाग द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। और वहां से मगध पे 412 ईस्वी में नागवंश, जिसको कि नागवंश बोलते हैं, नागवंश का शासन स्थापित हुआ। जो इनके अमात्य थे, अमात्य जिनको कि मंत्री बोला जाता है। और इन्होंने अपनी राजधानी क्या की, नागवंश के शासकों ने पाटलिपुत्र से हटा के अपनी राजधानी फिर से वैशाली कर ली। वैशाली जो कि आधुनिक वैशाली हाजीपुर को भी बोला जाता है। वैशाली की वहां एक शहर बसाया और हटा के अपना राजधानी बनाई। और इनके उत्तराधिकारी हुए कालाशोक। कालाशोक ने क्या किया था, जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, वो कालाशोक के समय में ही, बौद्ध संगीति आपने पढ़ा होगा। मैंने पहले चैप्टर में आपको, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि बौद्ध संगीतियां 4 हुई थी, चारों फेमस हुई थी। तो कालाशोक, वही कालाशोकी शासक हैं जिनके समय में बौद्ध संगीति दूसरी पाटलिपुत्रा में, यहाँ वैशाली में आपकी दूसरी बौद्ध संगीति हुई। ये शिशुनाग के उत्तराधिकारी थे। और नागवंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था। और यहां से इस वंश का अंत हो गया। यहां से अब दूसरा वंश आता है, शिशुनाग वंश यहां पर खत्म हो जाता है। और अब हम बात करेंगे इसके बाद क्या हुआ। मगध साम्राज्य पर नंद वंश का शासन हुआ। आपने सीरीज भी देखी होगी, चंद्रगुप्त मौर्य पे कितनी सीरीजें बनी। तो उससे पहले जो मगध पे साम्राज्य था वो नंद का वंश का था। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। कौन थे? महापद्मनंद थे। पद्मनंद थे। और इसका अंतिम शासक जो था वो घनानंद था, जिसे हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पे अपना कब्जा किया। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। तो नंद वंश का प्रतापी शासक कौन था? जिन्होंने पूरे भारत पे एक तरह से अपनी पताका फहराई, महापद्मनंद। और इन्हीं का अंतिम शासक जो था नंदवंश, अंतिम नंदवंश शासक घनानंद, जिसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना मगध पे की। और यही हमारा टॉपिक था। अब हम आगे पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। यहां ये खत्म होगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।